पता नहीं, मेरे को काम करने का तरीका नहीं पता होगा इस वजह से बड़ा मेरा ख्याल लगा। अभी तो मेरे को ठीक लग रहा है, तुमसे अच्छे से बात कर पा रही है। ये सुबह में जब जा रहे थे तो एकदम हम बोलने मतलब मेरा आवाज नहीं निकल पा रहा था। हाँ, नहीं नहीं, अभी कुछ क्लास करा दे रहे हैं, हिम्मत किए हैं कराने का। हालांकि हल्का हल्का भी हलक में दर्द है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बोल पाएंगे। लेकिन सुबह में जैसे बोल नहीं पा रहे तो हमको लगा कि हम मैसेज कर दे कि हम तो मेरा फीवर है और साथ में हम बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि हल्क में बहुत दर्द है। लेकिन नहीं, लेकिन जब उठे ना, सोकर उठे ना, बोले सोकर उठते देखते तबियत का, सोकर उठे तो देखिए दर्द ठीक है। अभी हल्का हल्का दर्द कर रहा। बाकी देखो, छुट्टी देंगे तो बहुत ही हो जाएगा, फिर मेरा ही नुकसान हो जाता है, रिवीजन नहीं करा पाते। इस वजह से हम नहीं चाहते ज़्यादा छुट्टी देना। हम चाहते कि एक बार सबको रिवीजन करा दे एग्जाम के टाइम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब तक पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ तो रिवीजन कैसे कराएंगे, है ना। यही हम सोचते जल्दी जल्दी कर। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट हो। कोड बार जो है ना, ये तुमको तो ये सब याद है बस। हाँ हाँ, दम आरसी, हाँ टेंशन मतलब हम कर देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत शुक्रिया। ठीक है। एक ग्लोबल आइडियोलॉजिकल एंड जियो पॉलिटिकल राइवरी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट ब्लॉक कैपिटलिस्ट सोवियत यूनियन ईस्टर्न ब्लॉक कम्युनिस्ट, ठीक है ना। बोले कि कोल्ड वार क्या, जल्दी जल्दी ऐसे भी करा देंगे, तुमको तो ये सब पढ़ा ही हुआ है। बोले कि है ना, कोल्ड वार क्या था। कोल्ड वार एक जियो पॉलिटिकल राइवरी मतलब लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट था। जियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल वार था, जो कि आइडियोलॉजी को लेकर वार हुआ था, है ना। जियो पॉलिटिकल को लेकर वार हुआ था, किसके बीच में, वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक में कौन था, यूएसए, और ईस्टर्न ब्लॉक में कौन था, यूएसएसआर, है ना, यानी सोवियत यूनियन था। यूएसए जो है कैपिटलिस्ट को फॉलो कर रहा था और सोवियत यूनियन जो है कम्युनिस्ट को फॉलो कर रहा था। कोल्ड वार कब से कब तक था, चला था 1945 से लेकर 1991। एक बार देख लो, कोल्ड वार कब से कब तक चला था, 1945 से 1991 तक चला था। कोल्ड वार का मतलब क्या होता है, बोला कि कोल्ड वार रिफर टू द फैक्ट दैट टू सुपर पावर नेवर fought each other directly but instead compete through। जहाँ पे लोग डायरेक्टली लड़ाई नहीं कर रहे हैं। कोल्ड वार का मतलब वो होता है कि जब दो सुपर पावर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली लड़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहे, डायरेक्ट जाके एक दूसरे पे वार नहीं कर रहे हैं, है ना, बल्कि विदाउट वेपन यूज किए लड़ाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वार। कोल्ड वार में क्या क्या किया गया था, प्रॉक्सी वार हुआ था। ये प्रॉक्सी वार कोरिया में, वियतनाम में, अफगानिस्तान में हुआ था, ठीक है। न्यूक्लियर आर्म रेस, ये जो वार है ना, किस चीज का वार था, प्रॉक्सी वार था, न्यूक्लियर आर्म रेस था। हम्म, देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं बैठ रहा, इबोपेजेंस एंड प्रोपोगंडा वार था। मतलब कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि हम पहले जाएंगे आगे, हम पहले जाएंगे, इस तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा था। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन चल रहा था, जैसे आर्म रेस है ना, कि हम पहले अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, वो बोल रहा था हम करेंगे, इस तरह से चल रहा था। डिप्लोमेटिक मैनव्योरिंग एंड स्पोर्ट इन ड्राइवरी, बोला कि डिप्लोमेटिक लड़ाई भी था और स्पोर्ट लड़ाई भी था, ये सब लड़ाई था। चर्च समझ में आ गया ना कि क्या क्या लड़ाई था, प्रॉक्सी, न्यूक्लियर, ठीक ना, एस्पोनेज, एस्पोनेज प्रोपोगंडा, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन यानी आर्म रेस था, आइडियोलॉजिकल कोल्ड वार एक आर्म रेस था, इकोनॉमिक वार था, प्रॉक्सी वार था, न्यूक्लियर आर्म वार था, डिप्लोमेटिक वार था, है ना, इस तरह का वार था। बोला कि चर्चिल ने एक एरन कर्टल बनाया था, एरन कर्टल स्पीच भी बोलते हैं इसको, 1946 में, ठीक है। पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ वेस्ट एशिया, इन्होंने बोला, ये जो एरन कर्टल है ना, ये एक तरह का लोहा का दीवार था, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, वेस्ट और ईस्ट को डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो ये ले याद कर लो कि एरन कर्टन स्पीच या एरन कर्टन कब का है, तो 1946 का है, ठीक है। समझ में आ रहा है हम लोग क्या पढ़े, अभी हम पूछेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। ट्रू मैन डॉक्ट्रिन, फिर 1945 में वार स्टार्ट हुआ, 1946 में एरन कर्टल स्पीच या एरन कर्टल आया, चर्चिल ने लाया था। फिर उसके बाद 1947 में तुरंत ट्रू मैन डॉक्ट्रिन आया। ट्रू मैन डॉक्ट्रिन का था, वाज ए यूएस फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी, है ना, ये एक यूएस का फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी था, जिसको सबसे पहले प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने अनाउंस किया था। देख लो पूरा डेट याद करो, 12 मार्च 1947 को।
इसका एम क्या था ट्रू मैन डॉक्ट्रिन का? ये सब पहले का क्वेश्चन है, 12-13 को देखिए तो कॉन्टेनिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, मतलब कि कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकना, कंडेम्ड करना। बाय ये कैसे करेंगे? पॉलिटिकल बाय प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल मिलिट्री इकोनॉमिक असिस्टेंस टू थ्रेटेन बाय द ऑथोरिटेरियन या कम्युनिस्ट फोर्स। बोलेगी जैसे जिस कंट्री में कम्युनिज्म स्प्रेड होगी, है ना, उस कंट्री में लोग क्या करेगा? पॉलिटिकल प्रोवाइड करेगा, मिलिट्री सपोर्ट करेगा, इकोनॉमिक असिस्टेंस करेगा। और जिस जिस कंट्री में कम्युनिस्ट फैल रहे हैं, है ना, ऑथोरिटेरियन रिजीम आ रहे हैं, वहां पे ये लोग रोकेंगे ट्रू मैन डॉक्ट्रिन के थ्रू। एक मिनट, कल सुषमा देखो, फिर उसके बाद मार्शल प्लान ना, मार्शल प्लान 1948, तो कैसे याद करेंगे हम? देखो, 1945 में वार स्टार्ट हुई, 1946 में एलन कर्टल, 1947 में तुम्हारा ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का पूरा डेट है 12 मार्च, है ना, 12 मार्च। उसके बाद मार्शल प्लान है 1948, ठीक है, समझ में आ गया? मार्शल प्लान का कीवर्ड क्या है? इसका ट्रूमैन का कीवर्ड क्या है? कि कंटेनिंग या कंडेम्ड करना। किसको कंडेम करना? कम्युनिज्म को स्प्रेड होने से रोकना। और मार्शल प्लान का कीवर्ड क्या है? कि रीबिल्ड करना वेस्टर्न यूरोप को। वर्ल्ड वार के 2 के बाद कि जितने भी वेस्टर्न यूरोप है ना, उसको फिर से बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे भाई? इसका एम था रीबिल्ड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर भी पर्पस वही था, लेकिन रीबिल्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि मार्शल प्लान का प्रोग्राम का पर्पस क्या था? कि वर्ल्ड वार 2 के बाद वेस्टर्न यूरोप को फिर से रीबिल्ड करेंगे, रीबिल्ड करके कम्युनिज्म को फैलने से रोकना है ना, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। थोड़ा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जब वर्ल्ड वार 2 के बाद वेस्टर्न यूरोप बहुत ही कम वीक हो गई थी, तो फिर से इसको रीबिल्ड करेंगे, तब ना वहाँ कंट्री में अगर कम्युनिज्म आएगी तो उनको रोकेंगे, ठीक है ना। मतलब इकोनॉमिक रिकवरी भी करना था। देखो, दो काम करना था, मार्शल प्लान का दो पर्पस था, गोल। एक तो इकोनॉमिक रिकवरी कैसे करेंगे? वेस्टर्न यूरोप को फिर से रीबिल्ड करके। उसके बाद प्रिवेंट करना, रोकना क्या? कम्युनिस्ट टेक ओवर इन वीक डेमोक्रेसी, जहां जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे कम्युनिस्ट आ रही थी, तो उनको रोकना, ठीक है ना। स्मिथ ने रिजेक्ट किया प्लान को, और ब्लॉक द ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज फ्रॉम द ज्वाइनिंग यूएसएसआर क्रिएट की। तो यूएसएसआर ने भी क्रिएट किया माल्टो प्लान, और बाद में सिमोकॉन, है ना, इन्हें सॉरी कॉमकॉन प्लान इसके अल्टरनेटिव में। एक हो गया माल्टोवन प्लान, और बाद में हो गया कॉमकॉन प्लान को स्टार्ट किया स्मिथ ने। उसके बाद डिवीजन ऑफ जर्मनी। अब मेरे बात सुनो, तुम पूरा स्टोरी से याद करना। 1946 से 1948 में तुम्हारा आया कौन? मार्शल प्लान। ये 1948 से लेकर 1949 है। यहाँ पे जर्मनी को क्या किया गया? डिवीजन कर दिया। वर्ल्ड वार खत्म हुआ, बोले जर्मनी ही पूरा जंग का रिस्पॉन्सिबल है, तो जर्मनी को दो ब्लॉक में बांटेंगे, है ना। बोला एक जो मिलेगा जर्मनी, वो मिलेगा तुमको वेस्टर्न जर्मनी, एक को मिलेगा ईस्टर्न जर्मनी। तो वेस्टर्न जर्मनी में कौन कौन होगा भाई तुम्हारा? कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, यानी यूएसएसआर को मिलेगी, यूएसएसआर रहेगी, ये लोग रहेगी, ठीक है ना। यूएसए जो कंट्री है उन लोगों को मिलेगा ये। और जो वेस्टर्न ब्लॉक में वेस्टर्न कंट्री आएगी, ईस्टर्न में कौन है तुम्हारा? यूएसएसआर, तो उन लोगों को ये मिलेगी। यहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री मिलेगा, ऑथोरिटेरियन मिलेगा, यहाँ पे कैपिटलिस्ट मिलेगा, डेमोक्रेसी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब जर्मनी को दो पार्ट में बांट दिया गया ऐसे करके, तो बर्लिन ब्लैकआउट एंड एयरलिफ्ट। बर्लिन ब्लैकआउट देख लो 1948 से लेकर 1949 है, देख लो। मतलब क्या किया? बर्लिन को बंद कर दिया। कौन बंद कर दिया? यूएस ने। यूएस ने क्या किया कि जो बर्लिन था ना, यूएसएसआर कट ऑफ द रोड एंड रेलवे एक्सेस टू वेस्टर्न बर्लिन। मतलब कि जो देखो, ये समझ लो ये ईस्टर्न बर्लिन है, और ये वेस्टर्न बर्लिन है। तो यूएसएसआर ने क्या किया? ये जो बर्लिन है ना, यहाँ पे जो भी रेलवे रूट क्या करती है? एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ती है, एक है ना, इस तरह से, है ना। तो इसने क्या किया? रेलवे रूट को ही बंद कर दिया कि वेस्टर्न वेस्टर्न बर्लिन जो है ना, ईस्टर्न बर्लिन से जुड़ेगा ही नहीं। फिर जो रोड जाती थी उभी रोड को ब्लैकआउट कर दिया। तो ईस्टर्न ब्लॉक यहाँ पे जो था ना, कम्युनिस्ट रिजीम था, ऑथोरिटेरियन रिजीम था। लोग जो है ना भूख
भूखमरे क्या बोला था, भूखमरी हो रहा था, लोग गरीबी में आ गए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑथोरिटेरियन रेजिम था, डेमोक्रेसी। यहाँ जो वेस्टर्न वेस्टर्न जर्मनी था, यहाँ पे लोग अच्छे से खा रहे थे, पी रहे थे, रह रहे थे, हैं, अच्छे से लोग जिंदगी गुजार रहे थे। तो यूएस ने बोला कि ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में, इसका सपोर्ट लेने के यूएस ने बोला रुको, हम क्या करते, बर्लिन एयरलिफ्ट स्टार्ट करते। तो बर्लिन एयरलिफ्ट भी देख लो भाई, 1948 से 1949 का ही डेट है, ठीक है। बर्लिन ब्लैकेट भी यही है, और बर्लिन एयरलिफ्ट, जैसे ईस्टर्न, जैसे यूएसएसआर ने बर्लिन को बंद किया, ब्लैकेट किया, वैसे ही इसके रिस्पॉन्स में यूएस ने भी क्या किया, 1948 से 1949 में एयरलिफ्ट स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एरोप्लेन से क्या किया, लोगों पर खाना गिराने लगा, ठीक है। लोग लोग भूखमरी थे, लोग भूखमरी से परेशान हो रहे थे, है ना, ईस्टर्न ब्लॉक के लोग, ईस्टर्न बर्लिन के लोग। तो बस यूएस ने क्या किया, जो भी खाना पीने का सामान होता वो क्या करने लगा, अपना एयर लिफ्ट से गिराने लगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। फिर देखो नाटो बना, 1949 में नाटो बना। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। इसमें 12 नेशन है, इंक्लूड है, यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा और भी बहुत सारे। इसका पर्पस क्या था, क्रिएट ए कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट अगेंस्ट द सोवियत एग्रेशन, कि अगर सोवियत हम लोग पे अटैक करती है तो हम लोग सारे मिलकर इस पे ऊपर अटैक करेंगे। अब यूएसएसआर ने भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, तो 1955 में यूएसएसआर भी पीछे नहीं रहा, वर्षा पैक्ट बना दिया, ठीक है। ये तो मेरे रिस्पॉन्स पे लिखी, बाकी सब देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से है, ठीक है। एक बार कंफ्यूज ना हो इसलिए मुझे बता दो कि 1940 में वार स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 1946 में क्या हुआ था, 1946 में आयरन कर्टेन आया था। 1947 में जल्दी से बता दो। 1947 में 12 मार्च 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आया था, 1948, कॉन्टेनिंग स्पिरिट ऑफ कम्युनिज्म हाँ के लिए। हाँ, और 1948 में, 1948 में मार्शल प्लान आया था, और 1948 से 1949 में क्या हुआ था, डिवीजन ऑफ जर्मनी। वो तो डिवीजन ऑफ जर्मनी हुआ था 1948 में। फिर 1948 से 1949 में क्या हुआ था, बर्लिन ब्लैकेट और बर्लिन ब्लॉक्ड एयरलिफ्ट, एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट हुआ। उसके बाद तुम्हारा 1949 में फिर नाटो आया। नाटो बना, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या बना था, यूएसएसआर ने क्या बनाया था, यूएसएसआर ने लाया था वर्साव पैक्ट कब बना था, 1955। 1955 में, बिल्कुल वेरी गुड, तुमको याद हो गया है ना। चलो, कोरियन वार, बोल रहा है कि कोरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। वर्ल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वार टू, कोरिया वाज डिवाइडेड एट 38 पैलर, मतलब 38 पैलर को डिवाइड किया गया था दो पार्ट में। एक का नाम रखा गया था नॉर्थ कोरिया। देख लो, कोरिया वार 1950 से 1953 तक चला, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार तुम्हारा ये चला था, ये नहीं, ये तो कोल्ड वार में चला था, सॉरी, ड्यूरिंग द कोल्ड वार में ही चला था तुम्हारा प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार के अंदर कोरियन वार आता है। तो एक था नॉर्थ कोरिया और एक था साउथ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया बैक्ड बाय सोवियत यूनियन। नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कौन कर रहा था, सोवियत यूनियन, है ना। यूएसएसआर इसको सपोर्ट कर रहा था, बाद में चाइना सपोर्ट करने लगा नॉर्थ कोरिया को। साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसए, और उसके बाद यूएन के जो भी अलायंस थे वो लोग, एलाइज जो थे वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो देख लो भाई, 1950 से 1953, कोरियन वार कब से कब तक चला, 1950 से 1953। अगर खाली इंडिविजुअल डेटा है तो 1953 भी होगा तो सही होगा, 1950 भी होगा तो सही होगा। वियतनाम वॉर चला था 1955 से लेकर 1975, एक कोल्ड वार एरा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम बैक्ड बाय द यूएसएसआर चाइना। वही वाला बात कि नॉर्थ को सपोर्ट कर रहा था यूएसए और चाइना, सॉरी यूएसएसआर और चाइना, और नॉन कम्युनिस्ट सुबित साउथ वियतनाम जो थी वहां पे कम्युनिस्ट नहीं थी। जो तुम्हारा नॉर्थ जी वहां पे कम्युनिस्ट थी, और जो साउथ वियतनाम थी वहां पे कम्युनिस्ट नहीं थी, तो इसको यूएस सपोर्ट कर रहा था। ये 1955 से लेकर 1975 तक चला था। वियतनाम वॉर कब खत्म हुआ था, 1975 में, ठीक है। उसके बाद सोवियत यूनियन इन्वेंशन ऑफ हंगरी। सोवियत यूनियन ने क्या किया, हंगरी पे इन्वेंशन किया। मैं सोच रही थी कि आज तुम लोगों को वर्ल्ड वार टू लाऊं, लेकिन मैं बना नहीं पाई ना, मेरी तबीयत खराब था। हम बनाई भी थोड़ा सा लेके बैठ के, ठीक है, लेकिन मेरा बहुत, हम बुक पढ़े, मेरे इतना सर दर्द करने लगा ना पूरा, तो हम बोले कि ठीक है, कोल्ड वार तो बना हुआ है और देखते कुछ मॉडिफाई, तो हमको देखने मिला कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना, क्योंकि ये अच्छे से बना हुआ है,
ठीक है। तो इस वजह से हाँ, ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि छूट सकता है। तो इस वजह से मैं बोली कि यही आज पढ़ा देती हूँ, और ऐसे भी जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी तुम्हारा कंप्लीट होगा टॉपिक। हाँ सही किया। हाँ, तो इस वजह से बोले चलो ये करा देते हैं। हम्म, ये हो गया। अब एक चीज मुझे देखो, मैं यहाँ पे डेट लिखना भूल गई। अच्छा, डेट यहाँ पर भी है। नहीं, सोवियत यूनियन ऑफ हंगरी, अच्छा यहाँ तो डेट लिखा हुआ है, देखो सोवियत यूनियन ने हंगरी पे का इन्वेंशन किया था, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1956। ठीक है, मतलब इसका डेट है 4 नवंबर 1956। ठीक है, सोवियत यूनियन ने हंगरी पे कब इन्वेंशन किया था, तो 4 नवंबर 1956। स्पोटेनियस नेशनल वाइड अपराइजिंग अगेंस्ट सोवियत कंट्रोल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन हंगरी। हंगरी में क्या हुआ मैं बता रही हूँ। अचानक सडनली सडनली क्या हुआ, अरे क्या आ गया, गूगल स्टार्ट हो गया, ये न्यूज स्टार्ट हो गया, न्यूज चैनल ये हटता नहीं है मुझसे। यहाँ पे रहता है साइड में मिला। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी कि क्या हुआ कि अचानक जो है ना पूरे कंट्री में सोवियत, वहां पे सोवियत यूनियन का कंट्रोल था। ठीक है ना, कंट्री था तुम्हारा इसका ये क्या नाम है तुम्हारा, इस हंगरी का, हंगरी में है, हंगरी है वो कंट्री, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट किसका था, सुबित का पूरा वहां पे फैला था, सोवियत यूनियन का फैला था। अचानक वहां, अचानक क्या हुआ पूरा कंट्री में सोवियत यूनियन के कंट्रोल के अगेंस्ट मूवमेंट चलने लगे कि हम लोगों को कंट्री से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को निकालना है। ठीक है ना, 23 अक्टूबर 1956 को ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी। ये लड़ाई किसने मतलब लड़ाई मतलब क्या, प्रोटेस्ट स्टार्ट होता। अभी सोवियत यूनियन हंगरी पे अटैक नहीं किया, अटैक किए नवंबर में। यहाँ पे पहले स्टूडेंट लोग जो है ना प्रोटेस्ट करता है, अचानक प्रोटेस्ट करेगा। कहाँ पे करेगा प्रोटेस्ट, कभी मैं स्पेलिंग, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहा, प्रोटेस्ट कहाँ पे कर रहा है, बुडा पेस्ट में है ना, यहाँ पे कर रहा। ठीक है, यहाँ पे कर रहा। ये प्रोटेस्ट इन्होंने कब करना स्टार्ट किया, 23 अक्टूबर 1956 को, यहाँ पे देखना। ठीक है ना, करना स्टार्ट किया। तो जब करना, किसने करना किया कि हम लोगों को अपने कंट्री से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को निकालना है। ठीक है, जब देखा कि सोवियत यूनियन के यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहा, तब जाके सोवियत यूनियन 4 नवंबर 1956 को हंगरी पे अटैक किया। पी वाई की क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि सोवियत यूनियन ने हंगरी पे कब अटैक किया था, 1956 में, 4 नवंबर 1956। क्यों किया था, क्योंकि वहां पर अचानक पूरे कंट्री में सोवियत यूनियन के कंट्रोल के अगेंस्ट वार हो रहा था, है ना, कि हंगरी से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को का कंट्रोल हटाया जाए। ये प्रोटेस्ट कौन कर रहा था भाई, स्टूडेंट। डिमांड क्या कर रहे थे कि हम लोग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटा के डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाएंगे। यहाँ से ये बोल रहे थे हंगरी को कि अब हंगरी जो था वो वर्सा पैक्ट में था, तो बोल रहे थे कि वर्सा पैक्ट से विड्रॉ लो, इलेक्शन करवाओ, इस सब के लिए लड़ाई हो रहा था। ठीक है, उसके बाद सुइस कैनल क्राइसिस 1956 में हुआ था। सुइस कैनल क्राइसिस 1956 में, ये एक इंटरनेशनल, सुइस क्राइसिस वाज एक मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि 1956 में हुआ था, और ये इजिप्ट, ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल के बीच में हुआ था। ये बहुत हमको अनफेयर लगता है, एक तरफ खाली इजिप्ट होगा, एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, इसराइल है। ठीक है, सुइस कैनल मतलब अभी सुइस कैनल जो है ना, मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या था कि सुइस कैनल तुम्हारा है तुर्की में। सुइस कैनल जो है ना ये है तुर्की में। ठीक है, ये जो रास्ता सुइस कैनल से है ना, इसराइल जो है ना यहाँ से ट्रेड वगैरह करती है इस रास्ता से। तो इजिप्ट सोचे कि हम इसको बंद कर देंगे इस रास्ता को। ठीक है, हम बंद कर देंगे, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस देखी कि अगर हम बंद हो जाएगा तो इजिप्ट जो है स्ट्रांग हो जाएगा। तो इन लोगों को, इसराइल को सपोर्ट करते करते 1956 में इन्होंने वार कर दिया। सुइस कैनल बोलिए, सुइस क्राइसिस बोले, कब हुआ, 1956 में हुआ। ठीक है ना, याद रखना कब हुआ, 1956 में हुआ। हालांकि बहुत ही अनफेयर है। ठीक है, अच्छा इसराइल ने क्या किया, हमला कर दिया था इजिप्ट सुइस कैनल पे। तो कब किया था ये सुइस कैनल पर, 29 सॉरी अक्टूबर 29 अक्टूबर 1956 में। तो 1956 में हमें दो पढ़े, एक तो रशिया वाला पढ़े, ठीक है,
रशिया कब किया था? रशिया भी नवंबर में किया था, तो पहले वो होता, सॉरी ऊपर नीचे हो गया, मैंने ये वाला स्टोरी से मैं उसको ऊपर कर दी। और 29 अक्टूबर को तुम्हारा स्विस कैनाल क्राइसिस। फिर 1957 में स्पेस रेस स्टार्ट हो गया था। यूएसएसआर ने लॉन्च किया स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट, तो यूएस भी पीछे नहीं रहा, यूएस ने भी क्रिएट कर दिया नासा। दोनों के बीच में चल रहा था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पुतनिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब आया बर्लिन क्राइसिस 1961 में। ठीक है, हम लोग कहाँ तक का स्टोरी पढ़े थे आरसी? हम लोग जो स्टोरी पढ़े 1957 तक का पढ़ लिए, है ना? हाँ, है ना, 1957 तक पढ़े, तुमको याद होना चाहिए। वियतनाम 1950, यहाँ से यहाँ तक तुम लोग बहुत, नाटो तक तो बहुत अच्छे से याद कर लिए। एक बार कोरियन देख लो, 1950 से 1953, 1955 से 1975 वियतनाम। सुबित ने हंगरी पे कब अटैक किया? तो 4 अक्टूबर 1956। सुइस कैनाल क्राइसिस कब हुआ? तो तुम्हारा 1956। स्पेस रेस कब स्टार्ट हुआ? 1957 में। स्पेस रेस ना भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आएगा बर्लिन क्राइसिस 1951 में, सॉरी 1961 में। बर्लिन क्राइसिस क्या था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल। बोला गया कि अब हम लोग क्या करेंगे, मास इमिग्रेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्या हो रहा था, हम तुमको बताया ना कि ईस्ट कंट्री में गरीबी आ गई थी, लोग भूख से मर रहे थे। तो बर्लिन के लोग क्या कर रहे थे, माइग्रेट होकर वेस्ट जर्मनी में जा रहे थे। ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट, क्योंकि ईस्ट में कौन था? यूएसएसआर था, और वेस्ट में यूएसए था। तो इसकी वजह से सोवियत यूनियन डिमांड करता है कि विड्रॉ एलाइड फोर्स फ्रॉम वेस्ट जर्मनी, तुम अपने वेस्ट जर्मनी से अपने एलाइड फोर्स को हटाओ। ठीक है, ईस्ट जर्मनी बिल्ट द बर्लिन वॉल। अब नहीं हटाए तो उन्होंने क्या किया, इसको बोला जाता है स्टॉप द ब्रेन ड्रेन बोला जाता है। ठीक है ना, 1991 में इस माइग्रेशन को रोकने के लिए, जो इमिग्रेट हो रहे थे लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जा रहे थे, इसी को रोकने के लिए बर्लिन वॉल बनाया गया 1961 में। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। हाइटेन ईस्ट वेस्ट टेंशन ओवर बर्लिन स्टेट्स। जो लोग यहाँ है वहां रह गया, जो लोग यहाँ है वहां रह गया। ठीक है, बर्लिन द यूएस प्लान बिग बे ऑफ बिग इन्वेंशन ऑफ क्यूबा 1961। यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्टोरी है। 1961 में यूनाइटेड स्टेट प्लान एंड सपोर्ट द बे ऑफ बिग इन्वेशन, ए फेल अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द क्यूबा गवर्नमेंट लेड बाय फिडेल कैस्ट्रो। This was not related to Berlin, but it happened the same year as the Berlin crisis. बोले ये बर्लिन क्राइसिस से रिलेटेड नहीं है, क्यूबा क्राइसिस है। क्यूबा क्राइसिस को ही बोलते हैं वे ऑफ बिग। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि यूएस जो है, समझना कि यूएस जो है ना वो क्या कर रहा था, क्यूबा पे 1961 में यूनाइटेड स्टेट ने किया था कि वे ऑफ पिग इन्वेशन करेंगे। ठीक है ना, वे ऑफ पिग इन्वेशन करेंगे। समझ में आ रहा? वे ऑफ पिग इन्वेशन का मतलब क्या है कि हम लोग क्यूबा से जो फिडेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट है ना उसको हटा देंगे। ये यूएस प्लान बना रहा था। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे कि क्यूबा से जो वहाँ की गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का नाम था फेडरल कैस्ट्रो। गवर्नमेंट का नाम क्या था? फेडरल कैस्ट्रो। इसको हटा देंगे। ठीक है ना, और ये जो इन्वेंशन होगा ना इसको क्या बोलेंगे? बे ऑफ पिग। ठीक है, हटा देंगे। उसके बाद क्यूबा में इस तरह से हुआ बे ऑफ पिग। क्यूबा जो मतलब अमेरिका तो पूरा प्लान कर ली थी कि हम इसको ये कर लेंगे, तो क्यूबा भी बेवकूफ था नहीं। 90 यूएस ने क्या किया था कि यूएसएसआर के आसपास जाके अपना मिसाइल लगा दिया था कि कभी भी यूएसएसआर को उड़ा देंगे। यूएसए ने लगाया था। ये बात यूएसएसआर को पता नहीं थी, फिर भी दोनों ही बैरियर है कंट्रीज। तो इन्होंने क्या किया, यूएसएसआर ने भी वेस्ट यूएस को कभी भी कोई है ना ऐसे अटैक नहीं कर सकता जैसे इंडिया को कर सकता है, अल्लाह ना करे, जैसे हम एग्जांपल दे रहे, डायरेक्ट कर सकता हर कंट्री को, लेकिन यूएस बहुत सेफ जगह पे है, उसका कॉन्टिनेंट बहुत सेफ जगह पे है, कोई कर नहीं सकता है। उसको करने के लिए किसी बगल कंट्री का ही सहारा चाहिए, और यूएस का बगल में ही तुम्हारा था क्यूबा। बस उसको पता था यूएसएसआर को कि क्यूबा का टेंशन चल रहा है यूएस से। बस इन्होंने क्या किया, जाके क्यूबा में अपना जाके आर्मी लगा दिया, रेड आर्मी। ठीक है, अब इसी को बोला जाता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1961 में। क्लोज द कोल्ड वार केम टू द न्यूक्लियर। कोल्ड वार जो है ना
क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के वक्त ही न्यूक्लियर वार के करीब आ गए थे। क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम वगैरह में कि कोल्ड वार में कौन सा ऐसा पीरियड था जहां पे दोनों कंट्री न्यूक्लियर वार के करीब आ गई थी, तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में। क्यों? क्योंकि दोनों पिक पे आए, दोनों को आर्मी पिक पे आ गया था। यूएसए प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा, यूएस ने क्या किया था, क्यूबा में अपना मिसाइल को लगा दिया था। यूएस ने भी क्या किया था, नेवल ब्लैकआउट कर दिया था उसके रिस्पॉन्स में। रिजॉल्व द डिप्लोमेटिक बट इंक्रीज टेंशन, टेंशन बढ़ रहा था, ठीक है। तब जाके लोगों को समझाया गया। उसके बाद यहाँ पे मैड आया कि म्यूचुअल असिस्टेंट डिस्ट्रक्शन, मतलब इस तरह से बोला गया कि अगर आप लोग लड़ाई करते हैं, ठीक है, अगर न्यूक्लियर वार होता है, ठीक है, अगर इस बार न्यूक्लियर वार होगा, क्योंकि दोनों कंट्री सुपर पावर है, दोनों के पास ही न्यूक्लियर हथियार है, तब दुनिया बर्बाद भी हो सकती है, ठीक है। और दोनों कंट्री खत्म हो जाएगी, दोनों कंट्री खत्म हो जाएगी तो वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगी, है ना। दोनों को समझाया गया कि इतना जल्दी अभी हम लोग फौरन ही, है ना, वर्ल्ड वार झेले हैं, वर्ल्ड वार के बाद दुनिया नहीं झेल पाएगी इतना, मतलब वो भी न्यूक्लियर वार। देखो वर्ल्ड वार 2 न्यूक्लियर वार नहीं था, उसको एंड किया गया था तुम्हारा न्यूक्लियर वार से, यूएस ने किया था। लेकिन क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में अगर दोनों कंट्री के बीच में वार होती तो वो न्यूक्लियर वार होती, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर न्यूक्लियर ये था, वेपन था, है ना, ठीक है, दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन था। तो इसलिए यहाँ पे रुक गया था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 का था। चलो, अच्छा वियतनाम वार ऊपर पढ़ा चुके थे, यहाँ पे आया वियतनाम में पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे हम लिख दी। चलो एक बार मुझे यहाँ से बताओ, 1955 से 1953 तक, सॉरी 1953 से 1955 तक क्या चला था, कौन सा वार चला था? कोरियन वार। कोरियन वार। 1955 से 1950 से 1975 तक क्या चला था? वियतनाम वार। अच्छे मुझे बताओ, है बर्लिन ब्लैकआउट कब हुआ था? नहीं वो तो हो गया, सॉरी, बर्लिन ब्लैकआउट नहीं, बर्लिन को डिवाइड कब किया गया था? ये छोड़ो, ये बोलो कि सोवियत यूनियन ने हंगरी पे कब अटैक किया था? 1956। 1956, देख लो देख लो। 1950 से 1953 तक कोरियन वार, 1955 से 1975 तक तो वियतनाम वार। सोवियत यूनियन ने 4 नवंबर 1956 में क्या किया था, तुम्हारा हंगरी पर अटैक किया था, है ना। उसके बाद स्विस कैनल क्राइसिस कब हुआ? 1956 में। कौन कौन कंट्री है? इजिप्ट, ब्रिटेन, फ्रांस, 1956 इजराइल, इजिप्ट, ठीक है। बर्लिन, फ्रांस, हाँ इजराइल। हाँ। बर्लिन क्राइसिस कब हुआ था? बर्लिन क्राइसिस यानी बर्लिन क्राइसिस पूछे या कंस्ट्रक्शन, 1961। हाँ, या कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वार पूछे, है ना, कि उसका वॉल कब बनाया गया था, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 1961। बर्लिन द यूएस बे ऑफ पीक कब हुआ था, या यूएस ने क्यूबा पे कब अटैक किया था? 1962। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? 1962। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद आया 1970s का पीरियड, यहाँ पे डेटान का पीरियड बोलते हैं, क्योंकि डेटान का मतलब होता है जब दो कंट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करके लड़ाई करना, ये लड़ाई को खत्म करके बातचीत कर रही है ना, टेंशन थोड़ा कम हो गया। तो दोनों कंट्री ने मिलकर, यूएसए और यूएसएसआर ने मिलकर SALT 1 स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक 1, ये स्टार्ट हुई थी 1961 में और खत्म हुई 1972 में। SALT 2 स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, बातचीत था, कोई एग्रीमेंट नहीं था, बातचीत करने के लिए आए थे। 1972 में स्टार्ट हुई थी, 1979 में इसको साइन वगैरह किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो चल रहा था तुम्हारा 1979 में, अभी ये इन्फोर्स नहीं हुई थी, इन्फोर्स होने वाली थी, ठीक है। लेकिन तब तक का क्या किया, यूएस ने जाके 1979 में अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। देख लो, हमला 1979 में, लेकिन भागा कब? सोवियत यूनियन वहां से भागा कब? 1989। यूएसएसआर इंटरवेंशन टू सपोर्ट कॉम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो अफगानिस्तान में कॉम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लाना चाहता था, तो यूएस ने भी क्या किया, वहां पे मुजाहिदीन बनाया, और मुजाहिदीन को हर तरह का एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड किया, मतलब हर तरह का हथियार प्रोवाइड किया कि तुम यूएस को वहां से भगाओ। डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, जो वार डायरेक्ट नहीं लड़ता है, मतलब सपोर्ट किया जाता है, उसको प्रॉक्सी वार बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे डेटान खत्म हो गया। डेटान कैसे खत्म हुआ? जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे हमला किया 1979 में, तब तुम्हारा डेटान का पीरियड खत्म हो गया, ठीक है। और यूएस ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया था, है ना। उसके बाद जब लड़ाई होने लगा, बिगनिंग द रिन्यूड टेंशन, टेंशन स्टार्ट हो गया था दोनों में। तो फिर क्या हुआ तुम्हारा कि अब देख रहा था यूएसएसआर कि अब हम नहीं बच सकेंगे, तो यूएसएसआर ने क्या किया, विड्रॉ ले लिया। किससे? तुम्हारा सोवियत यूनियन सॉरी यूएस नहीं, सॉरी
मैं एक बार फिर से बताती हूँ। देखो 1979 में यूएसएसआर ने क्या किया, अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अगर क्वेश्चन पूछे कि सुबिन ने अफगानिस्तान पर या यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे किस साल हमला किया, तो 1979 में। ठीक है, वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लाने के लिए यूएस ने क्या किया, वहाँ पे मुजाहिदीन बनाया और मुजाहिदीन को पूरा तरीके से सपोर्ट किया, हर तरह से विपिन दिया, पैसा दिया, हर तरह से कि वो वहाँ से यूएसएसआर को भगाए। तो इस तरह से यूएसएस क्या करती है, अब विड्रॉ ले लेती है। फरवरी 1989 में यूएसएसआर जो है अफगानिस्तान से निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ अब हम लोग देखेंगे। उसके बाद अब लोगों ने बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, बर्लिन की दीवार को ही तोड़ दें। तो 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया। क्लब्स ऑफ कम्युनिस्ट रिजीम इन ईस्टर्न यूरोप में इस तरह से तुम्हारा क्या हुआ, जब दीवार तोड़ेगा तो ईस्टर्न बनाया था कौन, ईस्टर्न कंट्री के यूएसएसआर ने बनाया था, यूएसएसआर ईस्टर्न पार्ट में था। तो ईस्टर्न यूरोप के लोगों ने बोला कि अब हम लोग यहाँ से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को क्लॉप्स करेंगे, और इसका उन्होंने सबूत इस बात को दिया कि उन्होंने तोड़ दी। तो ये स्टार्ट हो गया था बिगिनिंग का कोल्ड वार, यहाँ से स्टार्ट हो गया कोल्ड वार का बिगिनिंग। 1985 से लेकर 1991 तक यूएसएसआर में मैकल गॉर्बेचोव आए। मैकल गॉर्बेचोव जो है 1985 में ये इंट्रोड्यूस करते हैं कि अब हम यूएसएसआर को मॉडर्नाइज करेंगे, है ना, और जो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो टेंशन है उसको कम करेंगे। तो इसलिए इन्होंने पेरिस्ट्रिका लाया। इन्होंने क्या किया, पेरिस्ट्रिका लाया। पेरिस्ट्रिका का मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म। मतलब पहले जो में लोग सुबित का जो इकोनॉमिक था उसको क्या करना है, रिस्ट्रक्चर, फिर से बनाना। ठीक है, लिमिटेड प्राइवेट इंटरप्राइज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मार्केट स्टाइल रिफॉर्म, ये सबको रिफॉर्म करना। गोल था कि सोशलिज्म मोर प्रोडक्टिव कॉम्पिटिटिव, बोला कि बहुत प्रोडक्टिव और कॉम्पिटिटिव बना था। फिर उसके बाद इन्होंने एक आर को इंट्रोड्यूस किया, ग्लास नोट। ग्लास इसका मतलब होगा रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको फिर से रिस्ट्रक्चर करना। और ओपननेस का मतलब है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म करना। अब लोगों को पावर दिया जाएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो खुले आके गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाएगी लोगों को समझ में आएगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, मीडिया को फ्रीडम दिया जाएगा, है ना। इनकरेज ओपन डिस्कशन, गवर्नमेंट से अगर कोई प्रॉब्लम है तो ओपन आके बोलो, है ना। इस तरह से बोला गया था। सेंसरशिप जो हर जगह लगा था उसको कम कर दिया गया। करप्शन बोले ये सब खत्म हो गया, है ना, एक्सपोज होगा। स्टालिन का जो एरा है, जो क्राइम से भरा था, वो सबको एक्सपोज किया जाएगा। ग्लास नोट्स का मतलब ओपन न्यूज, यानी मीडिया को आज़ादी दी गई है कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना चाहते हैं, अगर कुछ लगा तो आप बोल सकते हैं। लोगों को बोला गया कि आप आके मीडिया के सामने गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी नहीं पसंद तो आप आके बोल सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट भी कोई पॉलिसी लाएगी तो लोगों को बताएगी। इस तरह से जब इन्होंने दो चीज लाया तो यूएसएसआर का गवर्नमेंट ना कमजोर हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट निकल गई है। इन्होंने तो फ्रीडम दिया है, फ्रीडम स्पीच, तो लोग आवाज उठाने लगे कि हमको निकलना है वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी से हमको हमको यूएसएसआर से बाहर निकलना है। तो इस तरह यूएसएसआर टूट गया। कब टूटा, 1991 में। 26 दिसंबर 1991 में जो है सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया, है ना। और यही कोल्ड वार खत्म, और यूएस जो है एक सुपर पावर बन गया। यूएस क्या बन गया, सुपर पावर बन गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं एक बार पूछूंगी क्वेश्चन, ये कर लेती तो फिर थोड़ा हौच पौच हो गया ना, इसलिए। हाँ। कोल्ड वार का क्लास में तो फीचर नहीं है। कोल्ड वार एक न्यूक्लियर आर्म रेस है, प्रोपेगेंडा वार है, इकोनॉमिक ब्लैकेट अगेंस्ट द नॉन अलाइंड कंट्रीज, द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इट। बोलो। सी एंड डी, ऑप्शन सी और 3। डी, वो थोड़ी नॉन नैम के अगेंस्ट थोड़ी था, आया था, या फिर डायरेक्टली थर्ड वर्ल्ड कंट्री थोड़ी इन्वॉल्व हुई थी। अबर भी कोल्ड वार से क्वेश्चन आई, मैं कल लाऊंगी, अबर भी मैं देखी हूँ कोल्ड वार से क्वेश्चन है, वो भी असासन रीजनिंग है, और बहुत ईजी था वो। ऑप्शन 1।
बोला कि एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट हैज बीन डोमिनेटेड बाय द अमेरिकन रिलेशन। और साथ में सुबीत ने बोला कि कोल्ड वॉर का जो एंड हुआ, एंड से ही अमेरिकन रिलेशन जो है ना उसका डोमिनेशन होने लगा विद द सोवियत यूनियन कैरेक्टराइज द कोल्ड वॉर। तो मतलब इन्हीं लोग का था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर द कलर नॉट ओनली अमेरिकन, कोल्ड वॉर ने सिर्फ अमेरिकन या अमेरिकन एलाइन को ही कलर नहीं किया, उनके अमेरिका या अमेरिकन एलायंस के ही अमेरिका या अमेरिका के एलाइन में जो थे उनको ही सिर्फ कलर नहीं किया, उनको मतलब एलाइन के नेशन, सॉरी मैं बोल रही हूँ जो कोल्ड वॉर ने सिर्फ अमेरिका और अमेरिका एलाइन नेशंस के रिलेशंस को ही कलर नहीं किया, बल्कि सोवियत यूनियन और लेटर एलाइड जो सोवियत यूनियन के जो रिलेशन थे, बट रिलेशन ऑफ द यूएस इट्स एलाइड विद द अदर नॉन अलाइंड नेशंस एज वेल एज। बोला कोल्ड वॉर ने सिर्फ खाली, अब मैं पूरा सीधा बता रही हूँ, कोल्ड वॉर ने सिर्फ अमेरिका और अमेरिका के रिलेशन, सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन की जो रिलेशन को ही सिर्फ कलर नहीं किया, बल्कि नॉन अलाइंड नेशंस को भी कलर किया। क्योंकि तुम देखो कोल्ड वॉर के रिस्पॉन्स में ही तो नैम आया था, है ना। तो कोल्ड वॉर आने से सिर्फ हाँ, अमेरिका पे इफेक्ट नहीं पड़ा, साउथ अफ्रीका के नहीं पड़ा, सॉरी, सिर्फ यूएसएसआर और अमेरिका पे ही इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि नैम पे भी पड़ा, क्योंकि उसी के रिस्पॉन्स में तो नैम आई थी। ठीक है। बोला कि एंड ऑफ द कोल्ड वॉर टू, सॉरी मैं एक बार अच्छे से समझा रही हूँ, मेरा बहुत आज मेरा माइंड ये हो गया नहीं समझ रही। देखो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर बोली, इसको वर्ल्ड वॉर टू है, यहाँ पे मैं अच्छे से स्टोरी सुना रही हूँ। बोला वर्ल्ड वॉर टू के बाद, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में अगर तुम देखोगी, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में तो तुमको डोमिनेशन मिलेगा। ठीक है, डोमिनेशन मिलेगा। यहाँ पे ये बात बोला, किसका किसका डोमिनेशन मिलेगा, यूएसए और यूएसएसआर, बिल्कुल सही बात है। और साथ में इसका एलाई, इसका फ्रेंड एलाइड मिलेगा, और साथ में इसका भी एलाइड मिलेगा। ठीक है, देखो वही बात बोल रहा है, एवर सिंस द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हैज बीन डोमिनेटेड बाय द अमेरिका रिलेशन विद द सोवियत यूनियन कैरेक्टराइज द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का ये फीचर है कि आपको वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन का डोमिनेशन मिलेगा। क्योंकि कोल्ड वॉर ने सिर्फ अमेरिका को ही कलर नहीं किया, अमेरिका और अमेरिका के अलाइन नेशन को ही कलर नहीं किया, साथ में सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन के अलाइन को ही कलर नहीं किया, बल्कि उसने रिलेशन ऑफ द यूएस इट्स एलाइज विद अदर नॉन अलाइंड नेशंस, और जो एलाइड नहीं है ना, जो यूएस के साथ एलाइड नहीं है, जो नैम है ना, उनको भी कलर किया। क्योंकि कोल्ड वार के रिस्पॉन्स में ही तुम्हारा कौन आया था, नैम आया था। तो यहाँ पे वही बात बोला कि हाँ भाई, कोल्ड वार ने कलर किया है सिर्फ अमेरिका, रशिया, अमेरिका और उसके एलाइंस को किया, फिर यूएसए, यूएस के जो फ्रेंड उसको किया, और साथ में दूसरे नेशंस को भी किया जो कि इन लोगों के साथ एलायंस में नहीं था, जो इनके साथ एलायंस में नहीं था, जैसे नैम कंट्री इनके साथ एलायंस में नहीं था, तो इनको भी कलर किया। तो क्यों, ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उन लोगों ने डोमिनेशन करके रखा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपना एक नैम बनाया था इस तरह से। अरे ये तो देखो, ये क्वेश्चन आंसर आ गया, देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वार के बाद देयर वाज ए रैपिड ट्रांजिशन हुआ बायोपोलर सिस्टम टू यूनिपोलर सिस्टम। कोल्ड वार के बाद बताओ, जैसे ही 1991 में तुम्हारा सोवियत यूनियन खत्म होता है, मैं क्या बोली कि यूएस सोल सुपर पावर बन गया। यूनिपोलर। हाँ, तो यूनिपोलर बन गया वर्ल्ड से, बिल्कुल। क्यों बना, ये बना ही कि यूनिपोलर, यूनिपोलर सिस्टम बना क्यों, क्योंकि सोवियत यूनियन खत्म हो गया था, ईस्टर्न जो है खत्म हो गया था, हाँ, सेंट्रल यूरोप बाद में खत्म होके बाद में वो यूएसएसआर बन के निकली। इस वजह से रीजन दे रहा कि आफ्टर द कोल्ड वार दुनिया जो है रैपिड ट्रांजिशन हुआ, बायोपोलर सिस्टम से यूनिपोलर सिस्टम बन गया। क्यों हुआ, क्योंकि पहले बायोपोलर वर्ल्ड में कौन कौन था, एक था यूएसएसआर, एक था यूएसए। तो बायोपोलर में वैसे एक खत्म हो गया, सोवियत यूनियन पावर का क्लॉप्स हो गया, है ना। जब क्लॉप्स हुआ तो इससे दुनिया क्या हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, है ना। तो हाँ भाई, अब बाद में ये जो सेंट्रल यूरोप है ये यूएसएसआर बन के निकली बाद में। ओह, मैं थोड़ा पहले पूछ लेती हूँ उसके बाद ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि थोड़ा उधर हाच पाच हो जाता ना। बर्लिन का दीवार को कब तोड़ा गया, मुझे डेट बताओ। क्या बोले? बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया।
1961। नहीं आरसी, बर्लिन दीवार को तो तुमने लास्ट में देखो, 1989 में बर्लिन दीवार टूटा तो यहीं से सैम्बल बना कोल्ड वार, एंड ऑफ द कोल्ड वार का सैम्बल बना। तब जाके 1991 में तुम्हारा सोवियत यूनियन जो है कोलैप्स कर, क्योंकि ईस्ट जर्मनी में ईस्ट जर्मनी में ईस्ट जर्मनी में कौन था? यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर ने क्या किया था? दीवार बना के रखा था। लोगों ने वहां से ईस्ट जर्मनी के साथ लड़ाई करके दीवार को तोड़ दिया। तो ये दीवार टूटा कब? 1989। जब ये दीवार टूटा तो यहाँ से ही कोल्ड वार का एक सैम्बल माना जाता है कि अब जो है ये खत्म होगा, है ना। तो ये हो गया 1991 में कोल्ड वार खत्म। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हारा, क्योंकि तुम जो कि भूल जा रही हो इसलिए हमको पूछना पड़ेगा कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था? 1962। नहीं आरसी, हाँ 1962, सही बोली, वेरी गुड। अच्छा, इन्वेंशन ऑफ पिग कब हुआ था? इन्वेशन ऑफ पिग कब हुआ था? 1962। नहीं, 1961 में इन्वेशन ऑफ पिग हुआ था। यूएस सोच रहा था कि क्यूबा से फेडरल वही कैस्ट्रो है को, इन्वेजन ऑफ क्यूबा। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं दिखा रही थी। अच्छा हुआ कि मैं तुमसे पूछी, तुम्हारा कंफ्यूजन हट जा रहा। देखो कहाँ गया, 1961 का स्टोरी में। द बर्लिन द यूएस प्लान, यूएस ने प्लान बनाया कि बे ऑफ पिग, ये बर्लिन हटा दो, द यूएस, ये बर्लिन हमको लगा गलती से कहा गया होगा, ठीक है। द यूएस प्लान बे ऑफ पिग इन्वेजन, यूएस ने प्लान किया कि हम बे ऑफ पिग पर इन्वेजन करेंगे, क्यूबा के वे ऑफ पिग पे हमला करेंगे, ठीक है ना। किस लिए? किस लिए भाई? वहां से क्यूबा की जो गवर्नमेंट थी फेडरल कैस्ट्रो की, उसको ओवरथ्रो करना है, ठीक है। तो उसके बाद ही तुम्हारा अच्छा ये देखो, एक चीज मैं यहाँ पे दो चीज बोलना चाहती हूँ। बर्लिन क्राइसिस भी 1961 है, ठीक है। ये इसलिए वहां पे लिखा हुआ 1961 है, और वे ऑफ पिग इन्वेशन भी 1961 है, ठीक है। मैं दोनों को साथ लिख दी हूँ ना, इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया, अभी मैं ध्यान दे रही हूँ। बर्लिन क्राइसिस का अगर तुमसे कोई डेट पूछेगा तो भी होगा तुम्हारा क्या? 1961, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा ना? बताओ पहले। नहीं नहीं, ये वाला रॉन्ग इससे बता दिया ना, हमको लगा वार जो पीक पे पहुंचा था ना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, वो इसलिए नहीं, क्यूबा मिसाइल 1962 थी। क्राइसिस। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको यहाँ से पढ़ाती हूँ, रुक जाओ। यह क्या बर्लिन क्राइसिस यहाँ 1961 में पढ़ाई हूँ कि दीवार को बनाया गया था। बर्लिन क्राइसिस का मतलब क्या है? कि दीवार को बनाया गया था, है ना। चलो बर्लिन क्राइसिस से हम लोग यहाँ पे एक बार रिवीजन करते हैं। देखो 1961 में क्या होता है तुम्हारा? कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वाल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वाल मतलब यहाँ पे दीवार बनाया जाता है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वाल, ठीक है। इसी को बोलते हैं बर्लिन क्राइसिस। उसके बाद 1961 में ही तुम्हारा होता है वे ऑफ पिग, वे ऑफ पिग इन्वेशन, ठीक है। वे ऑफ पिग इन्वेशन में क्या होता है कि वो बोलता है कि वहां क्यूबा से, वे ऑफ पिग इन्वेजन, क्यूबा से फिडेल कैस्ट्रो थे, कैस्ट्रोल, इनको क्या करना है? विड्रॉ करना है, हटा देंगे, ठीक है। विड्रॉ फेंक देंगे, उठा के विड्रॉ कर देंगे, ठीक है। कौन बोल रहा था? रुक जो मैं अच्छे से लिख दी थी, विड्रॉ कुछ ज्यादा ही खराब से लिख दी। डब्ल्यू आई टी एच डी आर ए डब्ल्यू, विड्रॉल, है ना। विड्रॉ करना है, ठीक है। किसको? क्यूबा के गवर्नमेंट से फिडेल कैस्ट्रो को हटाना है, इसलिए क्यूबा से। तो बर्लिन वे ऑफ पिग इन्वेशन कब है? 1961। बर्लिन क्राइसिस या कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन का डेट क्या है? 1961। 1962 में क्या हुआ बताओ मुझे? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बिल्कुल, ये है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अब होगा तुम्हारा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बाद तुम्हारा डेटान का पीरियड स्टार्ट हो गया, साल्ट वन,
हाँ 1970 साल्ट 1 1969 में स्टार्ट हुआ, 1972 में तुम्हारा ये हुआ, फिर साल्ट 2, ये साल्ट 1 है, फिर साल्ट 1, 1972 से फिर 79 1972 से 1979 तक का चला था। अफगानिस्तान पे इन्वेंशन कर दिया, कौन किया बताओ मुझे? यूएसएसआर बिल्कुल, यूएसएसआर ने क्या किया कि इन्वेजन किया। 1979 हाँ, इन्वेजन किया है, इन्वेजन किया किसके ऊपर? अफगानिस्तान के ऊपर, है ना। अफगानिस्तान के ऊपर क्या किया? इन्वेजन कर दिया। यूएसएसआर जो था ना, अगर तुम देखोगी हम्म, करता ही था, ऐसा बात नहीं है। रुको मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसे तुमको समझ में आएगा, है ना। 1979 पे यूएसएसआर यूएसएसआर ने इन्वेजन किया, इन्वेजन किया किसके पर? अफगानिस्तान के ऊपर। एफ होगा यहाँ पे, AFGHANISTN, अफगानिस्तान, ठीक है ना। अफगानिस्तान पे हमला किया, ठीक है। इस हमला से ये जब किया तो यूएसएसआर ने क्या किया? मुजाहिदीन बनाया, है ना, प्रॉक्सी वार इसको भी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये निकला कब? विड्रॉ कब हुआ? सोवियत यूनियन वहां से भागा कब? यूएसएसआर भागा कब? यूएसएसआर कब निकला? विड्रॉ कब लिया? बताओ देख। 1989 1989 में यूएसएसआर क्या करता है? अफगानिस्तान से निकल जाता है। फिर अब मुझे बताओ 1989 के बाद क्या होता है, बताओ तो। बर्लिन कोलैप्स हुआ था 1989 में हाँ, बर्लिन क्लॉफ्स नहीं, क्लॉफ्स बर्लिन तो हो गए, तो वो बर्लिन क्राइसिस में बर्लिन के दीवार को गिराया गया था ना, क्लॉफ्स ऑफ बर्लिन हाँ वार। दीवार को हाँ, गिराया गया था क्लॉफ्स ऑफ बर्लिन वार बोल सकती हो, ठीक है ना। यहाँ पे बर्लिन के दीवार को क्या किया गया था? गिरा दिया गया था, है ना। बर्लिन वार 1989। उसके बाद 1991 में क्या हुआ? डिसॉल्व हो गया डिसॉल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन यूएसएसआर, और यही 1991 में ही तुम्हारा एंड ऑफ द कोल्ड वार। बताओ, पूरा स्टोरी जैसा याद करवाई हूँ। अब मतलब तुम भूलोगी नहीं ना, एक भी ऐसा चीज नहीं नहीं है, नहीं है ना, सारा ही पूरा डेट वाइज याद करवा दी, ठीक है। ठीक है। हम्म, ठीक है, आज से आज क्लास यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। कल हम यूएसए यूएसए करा हाँ देंगे। कर रहा